के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले आग के तांडव की बात कर लेते हैं। एक तरफ जहां गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बात करें अगर फर्रुखाबाद की तो जिले के अमृतपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 झोपड़ियों में आग लग जाती है, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। हाथरस में भी आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी अलीगढ़ राजमार्ग पर श्रीहरि आइस एवं कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। 72 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई। आग काबू करने के लिए कई जिलों की फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो पहुंचती हैं। प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। हरदोई की भी अगर हम बात कर लें तो हरदोई के अगमपुर में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग की लपट देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो वहीं आगरा की बात करें तो यहां पर भी यही स्थिति। झांसी की बात कर ले तो जिले के मऊरानीपुर में भी हाई टेंशन तार से चिंगारी निकली और फिर 10 बीघा गेहूं की फसल जो है वो जल जाती है। बमुश्किल आग पर ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। वैसे हर गर्मी की शुरुआत होते ही कई बार माना जाता है, हुआ भी है कि आग की घटनाएं बढ़ जाती है अचानक से। कई जगहों पर असामाजिक तत्व कारण होते हैं, कई बार एक जरा सी गलती भारी पड़ जाती है। लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हरदोई की तस्वीर आप देख सकते हैं, फर्रुखाबाद की, या हम झांसी की बात करें या फिर हाथरस की, लाखों का नुकसान हुआ है। किसानों की महीनों की जो मेहनत है वो तबाह हुई है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जयंत चौधरी की आरएलडी ने एक और मंत्री पद की मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए जाने की उन्होंने मांग रखी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच आरएलडी का दावा है, आरएलडी से अनिल कुमार अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। से अपराध मुक्त हो रहा है। ये दिखाता है कि हम सही दिशा में और विकास के तरफ बढ़ रहे हैं। जनता को सुरक्षा एक अहम मुद्दा लगता है और जनता को सुरक्षा चाहिए भी, क्योंकि आज छोटे व्यापारी के साथ हो या आम जनमानस के साथ हो, अगर वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो विकास के प्रति ज्यादा बेहतर आहुति दे पाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उसकी भूमिका और सशक्त हो और बढ़े। इसी कड़ी में अगर किसी भी तरीके का विस्तार होता है तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका होगी। इसके लिए हम आश्वस्त हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया जो है ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं भैया, हम लोग कोई मांग नहीं रखे हैं। संतोषम परम सुखम हम लोग ज्यादा लेके क्या करेंगे। कानून कैबिनेट में है, कानून जो आता है बनने के लिए उस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। जो कानून पास हो रहा है तो हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हम लोग मस्त हैं और समाज का काम अपना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ में अनंतनगर आवासीय योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, आवासीय योजना है तो संभावना है कि वो जो तबका है जो बहुत गरीब है, सक्षम नहीं है, सरकार उसके लिए तैयार है, उसे आवास की सुविधा देगी और पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है और वह भी लखनऊ में, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो। एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो। ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो
यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये आज की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ PVVNL के SE1 अभिषेक सिंह की अंधेरगर्दी जांच में दोषी मिले टेंडर बाबू पर कोई एक्शन नहीं। 9 महीने पहले जांच रिपोर्ट के बाद हुआ था तबादला। भ्रष्ट बाबू के संरक्षणदाता SE जो है उन्होंने रिलीविंग नहीं की। बार बार बाबू की रिलीविंग के लिए चिट्ठियां जारी होती हैं। MD से शिकायत के बाद चीफ के आदेश पर जांच होती है। मेरठ SE1 ऑफिस में तैनात है बाबू अमन श्रीवास्तव। और बात करेंगे आज एक और बड़ी खबर की। दिन भर नजर रही जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ से खबर आ रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के संवेदनशील जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, ड्रोन कैमरों से निगरानी, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी निगरानी हो रही है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी के पैरोकार SM यासीन का बयान, नए बिल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डैमेज होगा। वो कहते हैं अन्य मजहबों में पूजा स्थल सड़कों पर हैं, नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए। वो ये बात भी कह रहे हैं। तो आज आप जानते हैं जुमा है। अब हालांकि ये देखा जा रहा है कि हर जुमा को लेकर इस तरह की तैयारी रहती है। अब क्योंकि पिछले दिनों फेस्टिवल था होली का, सेम डे जुमा भी, फिर ईद को लेकर ऐसा हुआ। अब वक्फ बिल आया है तो उसको लेकर कुछ जगहों पर विरोध की खबरें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी फोर्सेस अलर्ट है कि किसी तरह से देखिए कोई माहौल खराब ना हो, क्योंकि असामाजिक तत्व सेंसिटिव मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अलग तरह से देखिए नमाज आराम से हो रही है वो एक बात है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर रायशुमारी की बार बार बात हो रही है कि इस पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए थी या ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। ये जो वर्शिप एक्ट है, जो बेसिक राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिए हुए हैं, दरअसल उनका भी एक तरह से कहें कि नाफरमानी हो रही है, नहीं माना जा रहा है। बेसिक राइट्स को डैमेज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। यूपी के संवेदनशील जिलों में पुलिस जो है अलर्ट है। आपको हमने कल भी जानकारी दी थी, बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर जो है ADG उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो, ताकि स्मूथली एक तरह से लोग नमाज भी पढ़ सकें और किसी तरह से माहौल ख़राब ना हो। फ्लैग मार्च तो रूटीन में किया जाता रहा है लगातार। संभल में तो लगातार ही कई महीने से लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। मुद्दा कोई वो नहीं है। जुम्मा तो हर बार जुम्मा नमाज पढ़ी जाती है, तो जैसे सब हर बार पढ़ी जाती है इस बार भी इसी तरह पढ़ी जाएगी। कोई विशेष वो नहीं है। CCTV और ये तो रूटीन में है ही है, पहले से लगे हुए हैं। तो उन पे जो ऑफिस में या ज़्यादा थानों में या चौकियों में वहाँ से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है।
और सुनील राघव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। सुनील, सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद कर दी गई थी, डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से तैयार था, अपडेट्स दीजिएगा। मैं बता दूं, आज वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद पहला जुमा है, उसको लेकर जो जिले की फोर्स है वो अलर्ट मोड पर है और जो विशेषकर संबल नगर में जो श्रीचंद एएसपी है उनके निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स पैदल मार्च कर रही है। और जैसा कि मैं बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा, ये मस्जिद का जो विवादित शाही जामा मस्जिद उसका गेट है जहाँ पर नमाजी आने शुरू हो गए हैं और पीछे बैकग्राउंड में जो फोर्स है वो भी सुरक्षा व्यवस्था में मौके पर लगी हुई है और जो उच्च अधिकारी है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सीसीटीवी ड्रोन जो कैमरा वो भी उड़ाया जा रहा है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और आरआरएफ है, पीएससी है, स्थानीय पुलिस है, ये जो कुल मिलाकर के 10 कंपनी जो टोली जो पुलिस है वो लगाई गई है और संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च जो अधिकारी है वो कर रहे हैं। जी ये तो मान के चले कि कम से कम अब सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता। हालांकि देखिए कुछ जगहों पर छूट की बात भी आती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, छतों पर भी नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है और 10 मिनट के लिए नमाज, 10 मिनट का एक समय होता है नमाज का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और क्या ये हम हर फ्राइडे को इस तरह का रूटीन फ्लैग मार्च अब देखेंगे? जी मैं बता दूं, 24 नवंबर के दिन जब से दूसरे सर्वे को लेकर के जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के जो जुमा का जब दिन आता है तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है और उसका निरीक्षण करते हुए उसको अपडेट किया जाता है। उसी को लेकर के तब से लेकर के अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है और जो पुलिस फोर्स है जो जुमा को लेकर विशेषकर पैदल मार्च करती है, फ्लैग मार्च करती है और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी संभल पहुंचते हैं और वहाँ पर जो निरीक्षण करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और पुलिस फोर्स सड़कों पर दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जब से हिंसा हुई है 24 नवंबर की, तब से लेकर जो अधिकारी है वो भी निगरानी रखते हैं और उसके दिन, उसी दिन जुमा वाले दिन, स्पेशली जुमा के दिन जरूर पैदल मार्च किया जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो ख़ास तौर से जुमा के दिन अलर्ट भी रहता है और जब से हम देख भी रहे हैं तस्वीरें, अलर्ट मोड पर डिपार्टमेंट है और ये अच्छी पहल भी कही जा सकती है ताकि असामाजिक तत्व किसी तरह से कोई अनहोनी को अंजाम ना दे, दूसरा सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आंधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे। वक्फ संशोधन बिल को संसद ने पास कर दिया। पहले लोकसभा और राज्यसभा से भी संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो कि नियम होता है किसी भी नए कानून को लाने के लिए, जहां से दस्तखत होते ही बिल कानून बन जाएगा और पुराना वक्फ बिल इतिहास बन जाएगा। विपक्ष के सैकड़ों संशोधनों और गर्मागर्म बहस के बाद आखिरकार ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। एक जानकारी और दे दे, 14 संशोधन जो है दरअसल सरकार ने एक्सेप्ट किए थे ऑपोजिशन के। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट पड़े। तो यहाँ पर भी नंबर जो है जैसा कि तय था सरकार के फेवर में रहेगा, बहुत आसानी से वो यहाँ पर नजर आता है। तो परसों लोकसभा में बिल पास हो गया था, अब राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है और पक्ष में 128 वोट जो हैं वो डाले गए और विरोध में 95 वोट पड़े हैं और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ है। अब इसे जो प्रक्रिया है देखिए, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो अपना समय लेंगी। उसके लिए बाकायदा हो सकता है कि वो जल्दी साइन कर दें या फिर समय लें और फिर उनके साइन के बाद ये कानून की शक्ल में हमारे सामने होगा। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कहें, बिल कहें, जिसे एक उम्मीद वाला बिल कहा जा रहा है। तो संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ यानी कि विधेयक को पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही है और जिन्हें अवसरों से वंचित
रहना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं, और मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। यानी कि मायावती एग्री नहीं है, वो और ज्यादा बहस की मांग कर रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्फ का जो एक्ट था वो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया है और लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था। हालांकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बिल बता करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह मुसलमानों का हक मरवाने वाले लोगों में से हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी तब से एक एक करके अनेक फैसले ऐसे हुए हैं, अनेक ऐसे कड़े कदम उठाए गए हैं जिसका परिणाम दूरगामी और समाज को लाभ पहुंचाने वाला रहा है। आज जो वक्फ का संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, मैं उसका स्वागत करता हूं और इस देश के मुसलमानों के लिए मैं यह कह सकता हूं कि अब तक के बहुत काम हुए जिसमें मुसलमानों को बहुत लाभ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ ये वक्फ संशोधन बिल आने के बाद होगा। और जो आज विरोध कर रहे हैं वो कहानी तो पूरी आ गई, लिख गई, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो। किस प्रकार से गुमराह करते हैं देश के मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए, भाजपा को मुस्लिम विरोधी दिखा करके, और जो मुसलमान है वो कांग्रेस में आ जाए, समाजवादी पार्टी में आ जाए, राष्ट्रीय जनता दल में आ जाए, टीएमसी में आ जाए, डीएमके में आ जाए, मतलब इस प्रकार का भय दिखा करके जो ये काम किए हैं जो अब दस्तावेज का हिस्सा हो गया है, इसके लिए आगे ये माफ़ीनामा लेकर के घूमेंगे मुसलमानों के सामने। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बीजेपी के लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, वक्फ बिल जो है वो दोनों सदनों से पास हो गया है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी घंटों इस पर चर्चा हुई है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि बहुत जल्दबाजी में सरकार ने इसे पास कर दिया है। अब मायावती को पता नहीं कि अगर सरकार को जल्दबाजी में करना होता तो सरकार 8 अगस्त को इस बिल को लेकर के सदन में आई थी। किरण रिजिजू जी ने बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए समय कहा था कि हम इस बिल को इसलिए ला रहे हैं कि जस्टिस सच्चर की रिकमेंडेशन 2006 में आई, मुसलमानों की कंडीशन SC ST से भी बदतर है और 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये बिल नहीं पास हुआ। ये देश के गरीब आम पसमानदा मुस्लिम्स की जीत हुई है। आज उनके लिए खुशी का दिन है, आज उनके लिए ईद और बकरीद है। वो कह रही हैं कि समझ ही नहीं पाए जनता ने समझा ही नहीं कि इस बिल में है क्या, और अगर आगे चलकर इसका दुरुपयोग होता है तो मुस्लिम समाज के साथ बसपा जो है वो साथ रहे। जनता इतनी समझदार है, जिसको मायावती जी जनता को समझ रही कि मूर्ख है, इतनी समझदार है कि जब जनता समझती थी कि मायावती दलित की बेटी हैं तो उनको सरताज दिया, मुख्यमंत्री बनाया, और जब समझ गया कि दलित की बेटी अब दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी हो गई है तो आज उनको शून्य कर दिया। और ये कानून पास हुआ है, उसका फ़ायदा वो जानते हैं, तो इनकी कोशिशें नाकाम होगी। देश का मुसलमान आज इस बिल के पास होने से खुश है, वो मुख्य धारा में है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। जो ये रोज आरोप लगाते थे तुम्हारी मस्जिद छीन लेगी सरकार, तुम्हारी दरगाह पे कब्जा करने जा रही है, तुम्हारा ये करने जा रहा है, जो बरगलाने का काम किया गया था, उससे भी बहस के दौरान मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लोगों को जो सुना है लोगों ने, उससे मुस्लिम समाज भी आश्वस्त हो गया है कि हम लोगों को झूठे तथ्यों के साथ बरगलाने का काम हो रहा था, लेकिन हम लोगों के पक्ष में ये बिल है और इसी का परिणाम है कि देश भर के तमाम राज्यों में जो गरीब मुस्लिम है, पसमानदा समाज है, वो हमारे इस बिल का स्वागत करने के लिए मोदी जी को थैंक यू कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी से खबर आ रही है, घर के बाहर कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया, कई लोगों ने मिलकर महिला को पीटा है। घायल जो है महिला थाने में शिकायत कराने जाती है, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित आफरीन बानो ने एसपी से शिकायत की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कड़ाधाम थाना के दौलतपुर कछार का ये मामला बताया जा रहा है। बताइए, कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद होता है और बुरी तरह से महिला को पीटा जाता है। देखिए जरा, और ये किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर
वायरल है। लेकिन महिलाएं ही मिलकर बुरी तरह से पीट रही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से धनवर्षा गैंग का प्रोफेसर दशरथ सिंह सिसोदिया अरेस्ट हो चुका है। दशरथ सिंह GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में सीनियर लाइब्रेरियन है और प्रोफेसर दशरथ कुछ तांत्रिकों के संपर्क में था। तंत्र क्रिया के लिए कुंवारी लड़कियां पहुंचाई जाती थीं। संभल पुलिस ने मामले में 15वीं गिरफ्तारी की है। कल हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट बाकायदा दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि कैसे गरीब लड़कियों को फंसाया जाता था और धनवर्षा के नाम पर उनका शोषण होता था। फिजिकल अब्यूज की बातें आती हैं और कहा जाता था कि इससे 5 करोड़ से लेकर इससे ज्यादा पैसे जो है मिलेंगे। लेकिन ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी खबर। दशरथ सिंह इसका नाम है और इसके कारनामे जरा देखिए। छोटी छोटी बच्चियों को कैसे शिकार बनाता था। सुनील राघव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, लेकिन एक और सवाल की लगता है कि ये गैंग बहुत बड़ा है। धीरे धीरे ये कुछ लोग अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेल बताइएगा। बिल्कुल, मैं इसमें कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अभी 28 मार्च के दिन 14 आरोपियों को धनवर्षा कर का लालच देकर के तांत्रिक क्रिया करते हुए ये लोग 14 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। उसी में आज 15वीं गिरफ्तारी पुलिस ने की है और वो जो गिरफ्तार आरोपी है वो धन सिंह जो सिसोदिया है, वो मथुरा की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें लाइब्रेरियन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कि वहां से लड़कियों को ये सप्लाई करता हो। तांत्रिक जो क्रिया के जो गैंग है, लोग हैं, उनके संपर्क में था तो ये वहां से जरूर रैकेट चलाता होगा और उसमें ये पूरी तरह से शामिल होगा। लेकिन देखने वाली बड़ी बात है कि जब ये तांत्रिक ये क्रिया जो कर रहे हैं, ये धनवर्षा गैंग है, ये कितनी बड़े स्तर पर है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और पुलिस की जांच बढ़ रही है तो इसमें बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसमें और हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धनवर्षा गैंग क्या था, कैसे लड़कियों को फंसाता था और फिर कैसे यौन शोषण होता था, पॉर्न साइट्स पर कैसे वीडियो बांटे जाते थे। अंधविश्वास, लालच और तंत्र मंत्र के नाम पर यह पूरी साजिश रची जाती थी। गरीबों को धनवर्षा का झांसा दिया जाता था, लड़कियों का यौन शोषण होता था, दुर्लभ जीवों का काला कारोबार चल रहा था। अपराध की दुनिया अब बेनकाब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। इलाज कराने के नाम पर लाखन, रिंकू, अजय और दुर्जन मुझे खेत में जबरन नरौरा ले गए, फिर नरौरा से आगरा ले आए। एक मकान में मेरे हाथ पैर बांध दिए, सफेद कपड़ा मुंह पर डाल दिया, तंत्र क्रिया करने लगे। मेरी बलि देने की कोशिश की गई, मैं चीखने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी भाग निकले। किसी तरह मेरी जान बची और मैं बचकर घर पहुंचा। ये दर्द है संभल के एक युवक का। आखिर क्यों उसकी बलि देने की कोशिश की गई? आखिर क्यों तंत्र मंत्र कराया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये तंत्र मंत्र वाला गिरोह? आसमान से होती नोटों की बारिश, लड़कियां करवाती हैं नोटों की बारिश। लड़की की लंबाई कम से कम 5.5 फीट हो, लड़की के यौन संबंध ना हो, कुत्ते या बिच्छू ने काटा ना हो। चलिए आपको ले चलते हैं संभल, जहां आरोपी धन की बारिश कराने के नाम पर गरीबों को ठगते थे, साथ ही लड़के लड़कियों का यौन शोषण करते थे। और तो और गैंग दुर्लभ चीजों पर तंत्र विद्या करने का भी दावा करता रहा है। मैरिड हो, 35 साल तक की उम्र हो है। मैरिड भी चलेगी और 35 साल तक की उम्र की चलेगी। है। ठीक है। दूसरी बात सुनो, कभी 10-12 दिन का अंतर होना चाहिए। वो भी हो जाएगा।
कहीं कोई कटा पटा ना हो और कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, कोई ऑपरेशन बच्चा वगैरह हो जाते हैं, वो चीज ना होनी चाहिए। ये हम कल बात करके फिर आपको फोन करेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तंत्र मंत्र के लिए आरोपी आखिर किन सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे। क्या है तांत्रिक सामग्री? 20 नाखून वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप, जहरीले सांप, उल्लू के पंजे, जानवरों की हड्डियां। ये अजीबोगरीब सामग्री का प्रयोग आखिर क्यों हो रहा था, आपको बताते हैं। दरअसल संभल में आरोपी धन की बारिश कराने के नाम पर गरीबों को ठगते थे, लड़कियों के वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स पर भी बेचते थे। आपको बता दें, इनका नेटवर्क संभल, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद और इटावा में फैला है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये गिरोह किन लड़कियों को टारगेट करता था। गिरोह की डिमांड: लड़की की उम्र 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शरीर पर कोई दाग ना हो, प्राइवेट पार्ट के पास तिल हो, हाइट कम से कम 5 फीट तो हो, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की कंवारी हो, कोई यौन संबंध ना हो। यह गिरोह इतना शातिर था कि अपने काले धंधे को कोड वर्ड्स के जरिए आगे पहुंचाता था। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये कोड वर्ड्स और उनके मायने। आपको बता दें, ये पूरा खेल 3 कड़ियों में पूरा किया जाता था। ये 3 कड़ियां हैं। पहली कड़ी आर्टिकल, दूसरी कड़ी मीडिया, तीसरी कड़ी कारीगर। तो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया है कि इस गिरोह की 3 कड़ियां हैं और इन्हीं 3 कड़ियों से धन की वर्षा करवाने का काला खेल खेला जाता है। चयन है जिसमें ये एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के का डिटेल मंगवाते हैं। गुरु ने डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है। आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुंहा सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है। सवाल: लड़कियों के ऊपर ये लोग कैसे तंत्र क्रिया करते हैं? जवाब: पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा करके तंत्र क्रिया पूरी की जाती थी। बाद में तांत्रिक लड़कियों के साथ रिलेशन बनाकर तंत्र क्रिया पूरी करते थे। टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि गिरोह प्रचार प्रसार कैसे करता है, जिसका जवाब देते हुए एसपी ने बताया, यूट्यूब चैनल के जरिए ये गिरोह अपना प्रचार करता था। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं। इसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। गैंग करीब 7-8 साल से यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में भी एक्टिव है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें आगरा, फिरोजाबाद और एटा के हैं। कुल 14 आरोपी पकड़े गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नई नई चीजें रोज सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। जैसे ही कोई धनवर्षा तंत्र क्रिया करवाने के लिए कहता, ये लोग एक्टिव हो जाते।
एसपी ने उन 14 आरोपियों को जेल भेजा था और उसके बाद अग्रिम जांच पड़ताल करते हुए बताया कि इसके जो मेन लोग हैं उनकी वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और मोबाइलों से इनसे जो ऑडियो मिली थी कि बताते हैं कि इतनी उम्र की होनी चाहिए, ये लक्षण होने चाहिए, ये तिल होने चाहिए, इस तरह से धन वर्षा होगी, ये पूरी वारदात का घटनाक्रम बताते हुए एसपी ने खुलासा किया और 14 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी है और इनके जो मुख्य लोग हैं उनकी अभी तलाश में जुटी हुई है। संभल थाना धनारी क्षेत्र का सुनील राघव, कैमरामैन जुंग के साथ भारत समाचार, संभल। एक और बड़ी खबर संभल से ही आपको बता देते हैं। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सदर जफर अली की केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है। डायरी में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड होने के साक्ष्य मिले हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के भी मास्टरमाइंड होने के सबूत मिले हैं। सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं। संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद है सदर जफर अली। केस डायरी में जफर का कबूलनामा, सांसद का था दबाव। ये सब हम सोर्सेज के हवाले से आपको बता रहे हैं। आज एडीजे कोर्ट में जफर अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय का ये पूरा मामला है। करेंगे अभी और देखेंगे जो इसमें क्या साक्ष्य के खिलाफ लगे। जैसे इन पर गंभीर आरोप है कि भीड़ को उन्होंने इकट्ठा किया है और कुछ संदिग्ध लोगों से बातें की थी, मैसेज जो किए हैं वो सब उस केस जारी में हमको थे और मैं ज़्यादा और एनालिसिस करके उनको कह पाऊँगा और जितने भी गंभीर आरोप इन पर हैं उनके लिए पूरी पैरवी करेंगे बिल साइज। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 3 छात्राओं के किडनैपिंग का मामला। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बेहद थकी हुई महिला को गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। बालिकाओं ने ये जानकारी दी है। हमसे लड़के मिलने आते हैं, फोन कॉल के बाद फ्लाईओवर पर मिलने आते थे लड़के। लड़कियों के बीच एक फोन था, उसी से सभी बात करती थी। शिक्षिकाओं के फोन चार्जर से फोन को चार्ज किया जाता था। लड़कों का एक ग्रुप है जिससे लड़कियां लगातार टच में हैं। लड़कों के ग्रुप से एक चेन बनी हुई है जिससे एक के बाद एक लड़की जुड़ी हुई है। हर्रा गांव का एक मुस्लिम लड़का लड़कियों के टच में है। उसकी बहन भी मुस्लिम युवक के घर पर बालिकाओं के होने की आशंका थी। 2 महीने पहले के निरीक्षण में कुछ गंभीर बातें भी सामने आई थी। स्कूल की छात्राओं को लात मार दी थी स्कूल की एक शिक्षिका। बीएसए आशा चौधरी ने शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और बीएसए ने ध्यान नहीं दिया। लापरवाही की बात सामने आ रही है। उनके परिवार बेहद परेशान हैं। वजह यह है कि छोटी बच्चियां हैं और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामला ये था कि ये बच्ची सुबह से गायब है, कल सुबह से गायब थी। परिजन के पास सूचना मिली 3 बजे। परिजन गांव भूनी में आए, मेरे पास आई सबसे पहले गांव के अंदर और इन्होंने मुझे ये सारा मामला बताया। मैं यहाँ आया, यहाँ बीएसए अंदर मौजूद थी। बीएसए लीपापोती कर रही थी मामले को। फिर ये मामला हमने गांव के प्रधान जी को बताया। प्रधान जी आए, फिर गांव के और समाज से भी और मौजूदा लोग यहाँ आए और फिर हम अंदर जाकर हमने एसओ को तुरंत फ़ोन करा। फिर हमने हमारे यहाँ से जिला आपने फ़ोन किया? यहाँ स्कूल वालों ने फ़ोन नहीं किया? स्कूल वालों ने कोई फ़ोन नहीं करा। इनसे फ़ोन करवाया एसओ को। सबसे पहले एसओ को फ़ोन करवाया। बीएस फिर पत्रकार आए यहाँ पे, लोकल जो इंटेलिजेंस पत्रकार है। हम उनके साथ अंदर जाने की को कर रहे, दुर्व्यवहार करा बीएसए ने। यहाँ कोई अंदर नहीं जाएगा, पत्रकारों को भी मना करा अंदर जाने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि बीएसए लीपापोती कर रही थी। क्या लीपापोती कर रही थी? बीएसए इस तरीके से लीपापोती करी कि तुम चले जाओ, ढूंढवा रहे हैं इन्हें, मतलब इन्हें घर भेज दी थी बेरबाज। हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने। परेशान मत होइए, इधर आ जाइए। परेशान मत होइए, इधर आ जाइए। मिल जाएगी बच्ची, आप परेशान मत होइए। स्कूल वालों ने ये तो बताया होगा कि बच्चा निकला कैसे है। गेट पे तो गार्ड रहता है। उन्हें यही नहीं पता सर कि कितने टाइम निकला बच्चा यहाँ से। वो तो यही रहते हैं ना स्कूल कैंपस में। हाँ जी। तो फिर उन्हें कैसे नहीं पता? पता नहीं सर, हमें तो आगे कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा उससे। आगे ये कह रहे हैं कि हमें कोई पता ही नहीं है किस टाइम बच्चा यहाँ से निकला। हमें सर शाम को 5:07 पे कॉल गई थी मैडम की यहाँ से। हमने मैडम से फिर दोबारा कॉल करी है, मैम कैसे है बच्चा, कहाँ गया है, उनको पता नहीं है। 3 बच्चे हैंगे, तीनों गायब है, भाग गए यहाँ से। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। मेरठ से शामली जाने वाले नेशनल हाईवे पर भूनी गांव के किनारे ही
एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है और उसी विद्यालय के कैंपस में ये कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय मौजूद है, जहां से कल सुबह 3 बच्चियां लापता हो गईं। आपको बताएं कि ये उस स्कूल का पिछला हिस्सा है और मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं उसके बीच में ये इतना बड़ा स्पेस है जो स्कूल के पिछले हिस्से में है और यहीं से ये बच्चियां लापता हुई ऐसा कहा जाता है। बच्चियों में से एक बच्ची 1 अप्रैल को यहाँ पर आई थी और वो अपने साथ एक मोबाइल फ़ोन लेकर आई थी। परसों शाम को वो मोबाइल फ़ोन उसके पास से पाया गया, जिसके बाद उस फ़ोन को जब्त करके जमा करा लिया गया। बाद में उन बच्चियों ने वो फ़ोन जहाँ पर जमा था वहीं से वो फ़ोन फिर निकाल लिया और पूरी रात उस फ़ोन का इस्तेमाल किया। सुबह यानी कल सुबह जब वो बच्चियाँ लापता हुई उससे पहले वो फ़ोन फिर से जमा करा लिया गया, जिसके कुछ घंटे बाद बच्चियाँ लापता हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चियों के पास फ़ोन नहीं है और पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही। यहाँ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। बच्चियाँ यहाँ सुबह से लापता हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। यानी प्रबंध तंत्र लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास करता रहा। गंभीर मामला है जिस पर सरकार को भी ध्यान देना है, एक्शन लेना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। बहू ने ससुर को लाठी डंडों से पीटा है, वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर बेटे ऋषिपाल और बहू राजबाला पर केस। जमीन के लालच में बुजुर्ग की सरेआम पिटाई हुई है। बिजनौर कोतवाली शहर के सवाहेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो जमीन की लालच में देखिए कैसे रिश्ते शर्मिंदा होते हैं। ये देखिए वीडियो, देखिए जरा। ये बहू है, मतलब किस उम्मीद से इसे लाया गया होगा कि क्या ये सब करेगी जमीन की लालच में। दूसरा बेटा, आप सोचिए कि पूरी जिंदगी माँ बाप लगा देते हैं। देखिए, क्योंकि वो बुजुर्ग कमजोर है अब शारीरिक रूप से, तो ये बदमाशी करती हुई महिला देख सकते हैं आप इसे। आरोप लग रहा है जमीन की लालच में और एक हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे लोहे की भी रॉड है। देखिए जरा। और आसपास के लोग जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं। एक व्यक्ति वीडियो भी बना रहा है और इस महिला को बिल्कुल डर नहीं। सहयोगी जुड़े हुए रोहित, जरा पूरी खबर बताइएगा। हमें ये वीडियो देख के शर्म महसूस हो रही है। ये महिला, बड़ी हैरानी की बात है। पूरी खबर बताइए जरा, क्या विवाद था? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला जो है थाना कोतवाली शहर के जो सोहड़ी गांव पड़ता वहां का मामला है। ये बहू जो है राजबाला इसका नाम है, उसके पति का नाम ऋषिपाल है। ये जो बहू है अपने ससुर को जो है मारती हुई एक वीडियो में नजर आ रही है। जब पता किया गया इस पूरे वायरल वीडियो के बारे में तो पता चला कि ये जो बहू राजबाला है ये अपने पति ऋषिपाल के साथ मिलकर जो ऋषिपाल का छोटा भाई है उसकी जमीन को हड़पना चाहती है, लेकिन ससुर द्वारा उस जमीन को न लिखने पर ये ससुर को डंडों से पीटते हुए नजर आई। साथ ही साथ इसने लोहे का एक सब्बर भी ले रखा है। इसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई, छोटे जो ससुर है उसके छोटे बेटे ने पूरी घटना की तहरीर थाने में दी है। थाने में पुलिस ने मुकदमा लिख लिया। बहरहाल अभी जो है आरोपी बहू को पुलिस ने पकड़ा नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। जी बिल्कुल, तभी कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जमीन के टुकड़े रिश्तों पर भारी पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर आ रही है। पत्नी ने पति को पकड़ा। पत्नी ने पति और महिला को जमकर पीटा है, यानी कि उसका पति किसी और महिला के साथ था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। काफी दिनों से महिला के घर आता जाता था पति। पत्नी ने पति का पीछा कर के लोकेशन जानी। मौके पर जमकर बवाल हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को थाने लेकर आई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तुम जैसे साथ लो ना, मैं थोड़ी पकड़ सकता तुम जैसे साथ लो ना, मैं थोड़ी। बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता दें, हर्ष फायरिंग के दौरान युवक के गोली लग जाती है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है युवक की।
और नामजद ने हर्ष फायरिंग की उपचार के दौरान मौत हो जाती है। हर्ष फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी सीसीटीवी के डीवीआर को गायब करना चाहते हैं। मृतक युवक के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। थाना करहल क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हर्ष फायरिंग जिसमें एक जान चली गई है, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये आप देखिए, और रैंडम ऐसा लग रहा है कि हर्ष फायरिंग शो ऑफ में आप हर्ष फायर करें और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है, उसे गोली लग जाती है। और जाहिर सी बात है क्योंकि डेथ हो गई है तो सेंसिटिव पार्ट जो होता है ऐसा लग रहा है जैसे स्टमक में, पेट में बहुत नाजुक पार्ट होता है बॉडी का, गोली लगी और उसकी डेथ हो जाती है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, इस मामले में क्या हुआ है? क्या ये हर्ष फायरिंग करने वाला अरेस्ट हुआ है? देखिए, अगर हर्ष फायरिंग करने वाले की बात की है तो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्टिंग के लिए जो मृतक है उसके परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जो नामजद जिसने हर्ष फायरिंग की थी, इसकी हर्ष फायरिंग से गोली लगी थी मृतक के, जो इसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, उसके परिजनों का आरोप है कि जो हर्ष फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज जो डीवीआर में कैद हुआ था, उस तथ्यों को छुपाने के लिए, उस तथ्यों को, साक्ष्यों को मिटाने के लिए पीड़ित के जो आरोपी है उसके परिजन जो लगातार दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जिसको लेकर आज पीड़ित के मृतक के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और उम्मीद जताई है कि अगर वो डीवीआर गायब कर देगा तो मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसको लेके उन्होंने एक एसपी को एप्लीकेशन भी दिया है। और ये घटना जो है 25 फरवरी 2025 की थी। इसके बाद हर्ष फायरिंग में घायल हुआ, उसके बाद इलाज हुआ था सैफई में, उसके बाद आगरा रेफर कर दिया था, तो हायर ट्रीटमेंट चला। उसके बाद युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद मृतक के परिजनों अब तो खैर वीडियो वायरल है तो चाहकर भी इस वीडियो को हटाया नहीं जा सकता है। उम्मीद है पुलिस जांच करेगी। एक बड़ी खबर आ गई है एटा से। आर्मी की जमीन पर बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियां हटेंगी। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आर्मी ने अल्टीमेटम दे दिया है। गिहार समाज के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दिया। गिहार समाज के लोगों को पुनः स्थापित करने की मांग की जा रही है। तो ये लोग लंबे समय से आर्मी की जमीन पर रहते आ रहे थे। अब देखिए, इस तरह की खबरों के कई पहलू होते हैं। क्या इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स थे? अब आगे का विकल्प क्या है? एक बड़ी खबर संभल से। अवैध क्लिनिक पर 2 वर्षीय मासूम की मौत हो जाती है। आरोप है कि मासूम को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी जान गई। पिता ने एक डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर झोला छाप है। यह क्लिनिक सील किया गया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बबराला का यह मामला बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से भी आ रही है। शव को सड़क पर रखकर गांव वालों ने जाम लगा दिया। गांव वालों ने अलीगढ़ अनूप शहर रोड पर जाम लगाया। कल बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, ग्रामीणों को शांत कराने में जुटी हुई है। थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के जिरौली के पास ये जाम लगाया गया है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनोज, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ थी जो जानकारी आ रही है, लेकिन परिवार वाले जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब कोई और कारण भी है या किसी के खिलाफ वो चाहते हैं कार्रवाई हो? डिटेल बताइएगा। जी बता दें, मामला बुलंदशहर के अनूप शहर के कोतवाली अनूप शहर के जिरौली के पास की घटना है, जहाँ कल एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई थी, 3 लोग गंभीर घायल हो गए थे। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन जो वाहन अज्ञात वाहन था जिसने टक्कर मारी थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। उसी की मांग को लेकर के लोगों ने अनूप शहर और डिवाई रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस समझा रही है, लेकिन अभी तक लोग हैं, उनकी मांग है कि जिस वाहन से अज्ञात वाहन से टक्कर हुई थी पुलिस उसे पहले पकड़े, उसके बाद हम जाम खोलेंगे। लेकिन आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, खेत पर काम करने गए दंपत्ति से मारपीट हुई है। तमंचा और चाकू की नोक पर यह मारपीट हुई है। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया। पीड़ित महिला ने पुलिस से गुहार लगाई। थाना शिवाल कला के रतनगढ़ चौकी का ये मामला है। खबर लखीमपुर से आ रही है। 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को राहगीरों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। खीरी थाना क्षेत्र के सीतापुर मार्ग जिंद बाबा बाजार के पास की ये घटना है।
मथुरा में किसानों के खेत में पहुंचकर एसडीएम सदर निशा ग्रेवाल ने गेहूं की कटाई की और एसडीएम निशा ग्रेवाल ने गेहूं की फसल कटाई का जायजा भी लिया। बता दें कि 2021 बैच की आईएएस अफसर निशा ग्रेवाल ने किसानों और मजदूरों से संवाद किया, साथ ही सरकारी केंद्रों पर चल रही गेहूं खरीद की जानकारी भी ली है। इटावा से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी के बाद पति का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पारिवारिक कलेश की वजह से दंपत्ति ने की आत्महत्या। 3 महीने के मासूम को छोड़ माता पिता ने आत्महत्या कर लिया। थाना बकेवर क्षेत्र के राजपुर गांव की ये घटना है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद कारण बना। तो पारिवारिक कलेश की वजह से अब देखिए, छोटे से बच्चे को छोड़ के अगर माता पिता सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पत्नी की पहले मौत होती है और फिर पति भी जो है फांसी लगा लेता है, अब ये बच्चा रह गया है। क्या कोई विवाद इतना बड़ा हो सकता है? 3 महीने का ये मासूम बच्चा है, 3 महीने का बच्चा। इन्हें विचार क्यों नहीं आया कि ये बच्चा कैसे बड़ा होगा, कौन इस बच्चे की हिफाजत करेगा? हालांकि दूसरा पहलू ये है कि कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोग बच्चे को भी मार देते हैं और पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई विवाद घर का इतना बड़ा हो सकता है कि मरना अंतिम विकल्प बचे? ये सेंसिटिव सवाल। हरराजपुर गांव पड़ता है बकेवर थाने में। उसमें 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। रोशनी नाम की महिला थी, उनका पति जो है, दोनों ने आत्महत्या कर लिया। पहले पत्नी ने आत्महत्या किया, उसके थोड़ी देर बाद पति ने भी आत्महत्या कर लिया है। और पहले पत्नी ने दुपट्टे से आत्महत्या किया था और पति ने बाद में रस्सी लगा के आत्महत्या कर लिया है। दोनों को 100 को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर से खेदजनक है। एक बच्चा उनका 3 साल का है, लगभग 3 साल का, 2.5 साल का। और ये निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पारिवारिक कलेश की जो सामने बात आई है कि पारिवारिक कलेश में आकर उन्होंने सुसाइड करने की बात कही है। और विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, एक चीज स्पष्ट कीजिएगा कि ये क्या पारिवारिक विवाद की वजह से पति पत्नी सुसाइड करते हैं? दूसरा, बच्चे की उम्र को लेकर एक कंफ्यूजन है कि बच्चा 3 महीने का है या 3 साल का। डिटेल साझा कीजिएगा। जी, आपको बता दें कि जो मासूम बच्चा है वो मासूम बच्चे के 3 महीने का है। और बता दें, इसी बात को लेकर के तो कुछ घर में कलेश हुआ, क्योंकि जो दोनों मृतक है, व्यक्ति मृतक है, वो ऑटो चलाता है और वो ऑटो चला रहा था और पत्नी से विवाद हुआ, क्योंकि आज जो 3 माह के जो बच्चे का है, आज मुंडन होने मंदिर जा रहे थे। तो वहीं मंदिर जाने के कारण उस बात को बहस हुई, क्योंकि पति ने कहा कि हम कुछ थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, जिसके बाद फिर मंदिर चलेंगे, फिर वहां पे मुंडन कराएंगे और कार्यक्रम करेंगे। उसी बात को लेकर के इन दोनों में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई जहाँ पे पत्नी ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जब पति ने देखा तो पति ने सब हाथ होकर के और दूसरे मकान में जाकर के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, कार को बचाने में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को रास्ते से हटाया। थाना अकराबाद क्षेत्र के सीहोर बम्बा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार सड़क हादसे की खबरें बढ़ रही हैं। देखिएगा जरा किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। 4 लोग जख्मी हुए हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं